प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जिसमें है सौंदर्य की चमक, साहस की झलक और एक जंगल का रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं जाना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलेंगे उसके एक ऐसे जंगल की ओर जहां हर पेड़ कोई राज छुपाए बैठा है और जहां एक झरने की कलकल में कोई अनकही दास्तान हमारी राह देख रही है। राजमहल के बागीचे में जब सुबह की पहली धूप चंद्र प्रभा के झील जैसे चेहरे पर पड़ी तो महल के सारे पुष्प मानो उसी के सौंदर्य में खो गए। राजकुमारी चंद्र प्रभा न केवल अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस भी पूरे राज्य में चर्चित थे। उसके चंद्र से चमकते बालों की चर्चा आसपास के राज्यों तक थी। जब वो तीरंदाजी करती तो हवा भी उसकी दिशा में झुक जाती। आज उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे कोई विचार दिल में पल रहा हो। पिताजी, वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरी सखियां शाही बाग से लगे साटे जंगल में घूमने और शिकार का आनंद लेना चाहती हैं। क्या मैं उनके साथ जा सकती हूं? महाराज पृथ्वीराज कुछ पल शांत रहे। जंगल सुंदर जरूर था, लेकिन उसमें कई रहस्य और खतरे भी थे। जंगल? उन्होंने थोड़ी चिंता से पूछा। वो जगह तो बेहद रहस्यमयी और घनी है बेटी। लेकिन चंद्र प्रभा आत्मविश्वास से बोली, आपकी सेना हमारे साथ होगी और मैंने तीरंदाजी में महारत पाई है। महाराज पृथ्वीराज ने अपनी पुत्री की आंखों में देखा, जहां साहस और चंचलता दोनों झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन वचन दो कि सूर्यास्त से पहले लौट आओगी। चंद्र प्रभा ने नमन किया और प्रसन्नता से अपनी सखियों ललिता, मानवती और सौम्या को ये शुभ समाचार सुनाया। रथ सजवाए गए, सशस्त्र सैनिक साथ हुए और राजकुमारी अपने सखियों संग जंगल की ओर निकल पड़ी। आसमान में बादल भी जैसे उनकी यात्रा के गीत गा रहे थे। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही सभी सखियां उत्साह से भर गईं। रास्ते में पड़ने वाले झरनों और फूलों की घाटियां उन्हें अपनी ओर खींचने लगीं। झरना पास आता गया और उसकी कलकल ध्वनि जैसे किसी रहस्यमयी संगीत की तरह बज रही थी। देखो सखियों, चंद्र प्रभा ने कहा, यह झरना तो चांदी की धार जैसा चमक रहा है। सभी ने अपनी पगड़ियां खोली, वस्त्र बदले और झरने की ओर बढ़ी। ठंडा पानी उनके शरीर और मन दोनों को छूता गया। राजकुमारी चंद्र प्रभा ने जैसे ही पानी में प्रवेश किया, मानो सारा जंगल मौन होकर उसकी भव्यता निहारने लगा। उसके बालों से टपकती बूंदें सूरज की किरणों से टकराकर इंद्रधनुष रच रही थीं। उसकी सखियां हंसी मजाक करती रहीं, लेकिन चंद्र प्रभा का मन एक अजीब सी शांति में डूबा रहा। अचानक एक हल्की हवा चली और उसके कुछ सुनहरे बाल झरने में बह निकले। वो ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन वो बाल अब एक नए अध्याय की ओर बह चले थे। वो सुनहरे बाल चांदी की धारा में बहते हुए, चट्टानों से टकराते हुए राज्य की सीमाओं को पार कर पड़ोसी राज्य के जंगलों में जा पहुंचे। वहां एक बड़ी चट्टान के पास वे बाल अटक गए। बालों की चमक इतनी तीव्र थी कि उन्हें देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता था कि ये सोना है या किसी देवी की निशानी। उस चट्टान के पास की हवा भी कुछ अलग थी, मानो वहां समय ठहर गया हो। प्रकृति स्वयं भी इन बालों को संभाल कर रख रही थी। उसी दिन दोपहर पड़ोसी राज्य के राजकुमार आर्यमित्र अपने परम मित्र सेनापति अग्निवीर के साथ शिकार पर निकले। आर्यमित्र गंभीर और विचारशील था, जिसे शिकार से ज्यादा प्रकृति की सच्चाइयों में रुचि थी। अग्निवीर ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आपके गहरे विचारों के चलते सारे जानवर कहीं छिप गए हैं। आर्यमित्र मुस्कुरा उठा, शिकार नहीं मिला तो क्या, शायद कोई और रहस्य मिल जाए। वे दोनों उसी झरने के किनारे पहुंचे जहां चंद्र प्रभा के बाल रुके थे। आर्यमित्र पानी पीने झुका ही था कि उसकी निगाह चट्टान पर चमकती किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर उस चीज को उठाया और ठिठक गया। अग्निवीर, ये क्या है? वह धीरे से बोला। अग्निवीर ने भी देखा और आंखें चौंधिया गईं। वो बालों का गुच्छा था, इतना कोमल, इतना चमकीला
कि वे स्वर्ण से अधिक दिव्य प्रतीत हो रहे थे। ये किसी साधारण स्त्री के नहीं हो सकते, आर्यमित्र ने गंभीरता से कहा। उसके हाथों में बाल थरथराए, मानो पहचान रहे हों। राजकुमार का चेहरा गंभीर होता गया। जैसे ही उसने उन बालों को हथेलियों में लिया, एक गंध ने उसे घेर लिया, कमल और चंदन की मिश्रित सुगंध। वो निश्चल खड़ा रहा, आंखें बंद कर ली। उसे किसी अनजानी आवाज ने पुकारा, कोई मुस्कुराता चेहरा जो उसके मन के कोने में उतर गया। अग्निवीर ने उसे धीरे से झिंझोड़ा। राजकुमार, आप ठीक हैं? लेकिन आर्यमित्र कुछ नहीं बोला। वो बस बालों को देखता रहा, मानो एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई हो। राजकुमार आर्यमित्र ने बालों को रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने वस्त्र में सावधानी से रख लिया। अग्निवीर ने देखा कि उसके चेहरे पर अब कोई हलचल नहीं थी, बल्कि एक मोहिनी सी छाया उतर आई थी। उन्होंने आगे बढ़ने का संकेत दिया, लेकिन राजकुमार की आंखें बार बार पीछे उस चट्टान की ओर मुड़ रही थीं, जैसे वहां कोई अदृश्य संबंध बन चुका हो। जब वे वापस महल की ओर लौटे तो रात तक आर्यमित्र की चुप्पी ने अग्निवीर को भी बेचैन कर दिया। महाराज अचलराज ने जब देखा कि राजकुमार भोजन नहीं कर रहा है तो उन्होंने चिंता से पूछा, बेटा कुछ अस्वस्थ हो क्या? लेकिन आर्यमित्र ने सिर हिलाकर मना कर दिया। महारानी वसुधा देवी स्वयं खीर का कटोरा लेकर आईं, जिसे आर्यमित्र बचपन से पसंद करता था। उन्होंने प्यार से कहा, एक ग्रास तो मेरे लिए खा लो। लेकिन राजकुमार की दृष्टि दूर किसी स्वप्न में अटकी रही। मां, कुछ है जो मेरे हाथ में आया है पर हृदय में समा गया है, वो बस इतना ही कह पाया। रात के समय वो अपने शयन कक्ष में बालों को बार बार खोलकर देखता रहा। उनकी खुशबू, उनका स्पर्श और उनकी चमक उसके मन को विचलित कर रही थी। उसने उन बालों को अपने दिल के पास रखा और गहरी नींद में चला गया। लेकिन वो नींद नहीं, कोई अदृश्य यात्रा थी, जिसमें उसे एक नदी दिखी, एक चांदनी से नहाई स्त्री, जिसके केश बादलों जैसे उड़ते थे। उसकी आंखों से झरनों जैसी मिठास बह रही थी और तभी उसकी आंख खुल गई। इधर चंद्रप्रभा भी महल लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई बेचैनी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानती थी आज उसके जीवन में कुछ छूटा है। रात को जब वो अपने झरोखे से आकाश की ओर देख रही थी तो उसकी पलकों से कुछ स्वप्न फिसल रहे थे। क्या मेरे बाल किसी रहस्यमयी राह पर निकल गए? उसने खुद से पूछा। सखियां तो अपने अनुभव साझा कर रही थीं, लेकिन चंद्रप्रभा की चुप्पी हर मुस्कान को अधूरा बना रही थी। अगले दिन राजकुमार आर्यमित्र अपने गुप्तचर प्रमुख से बोला, इस नदी के बहाव की दिशा और गति का पूरा अध्ययन करो। मैं जानना चाहता हूं कि ये बाल कहां से आ सकते हैं। गुप्तचर विस्मित हुआ, लेकिन प्रश्न नहीं किया। जब राजा का हृदय किसी बात में उलझ जाए तो राज की जिम्मेदारी होती है उस उलझन को सुलझाना। नदी के बहाव के साथ उन्होंने कुछ गांव, कुछ किले और कुछ राज्यों की सूची बनानी शुरू की। एक अदृश्य खोज प्रारंभ हो चुकी थी। दूसरी ओर चंद्रप्रभा ने अपनी दासी से पूछा, क्या नदी से कुछ बाहर आया था जब हम स्नान कर रही थी? दासी ने नकारात्मक सिर हिलाया, परंतु चंद्रप्रभा को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई कहीं से उसे देख रहा है। उसके मन में हलचल थी, पर कारण अस्पष्ट था, जैसे मंदिर की घंटियां उसके प्रश्न का उत्तर दे रही थीं। राजकुमार आर्यमित्र ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। उसने राजमहल को सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, लेकिन असल में वह उस उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा जहां से गुप्तचर ने राजकुमारी की जानकारी दी थी। सेनापति अग्निवीर अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ साथ था। रथ पर सवार होकर वह जब जंगलों और गांवों से गुजर रहा था तो हर चेहरा, हर महिला की आंखें वह ध्यान से देखता था कि कहीं उसे वह परिचित आत्मा दिखाई दे। इधर चंद्रप्रभा ने अपनी चित्रकलाओं में और गहराई ला दी थी। अब वो सिर्फ चेहरे ही नहीं, पूरे दृश्य उकेरने लगी थी।
झरना, चट्टान, कोई वीर पुरुष और उन दोनों के बीच कोई दिव्य सेतु। उसकी सखियां अब उसकी चुप्पियों से डरने लगी थीं। एक दिन सौम्या ने कहा, राजकुमारी, आप पहले जैसी नहीं रही। आप हमसे बातें क्यों नहीं करती? चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बातें करती हूं, पर शायद अब मैं खुद से बातें ज्यादा करती हूं। सभी सखियां चुप हो गईं। जैसे ही राजकुमार आर्यमित्र की यात्रा चंद्रप्रभा के राज्य के समीप पहुंची, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह एक छोटी सी झील के पास रुका और वहीं मंदिर में विश्राम लिया। अग्निवीर ने कहा, राजकुमार, लगता है आप बहुत थक गए। एक रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। आर्यमित्र ने सिर हिलाया और मंदिर के पास पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अचानक उसके मन में एक छवि कौंधी, एक झरोखा जिसके पीछे खड़ी एक स्त्री आकाश को निहार रही थी। क्या ये वही थी? रात गहराई, मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बजती रहीं और आर्यमित्र को नींद में फिर वही गंध महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया है। हल्की सी गर्माहट और एक ममता भरी दृष्टि ने उसे स्पर्श किया। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अग्निवीर अभी तक जाग रहा था। उसने पूछा, कुछ हुआ राजकुमार? आर्यमित्र ने सिर झुकाकर कहा, वो यही थी मेरे पास, पर मैं उसे देख नहीं सका। अग्निवीर ने पहली बार देखा प्रेम आत्मा से भी जुड़ सकता है। सुबह होते ही वे मुख्य महल की ओर बढ़े। गुप्तचर ने बताया कि आज शाही उद्यान में राजकुमारी की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी है। आर्यमित्र ने साधारण वस्त्र धारण किए और एक सामान्य यात्री की तरह उस प्रदर्शनी में प्रवेश किया। एक चित्र के सामने पहुंचते ही उसका हृदय कांप उठा। वही चट्टान, वही झरना और उसका स्वयं का चेहरा। उसने चित्र को गहराई से देखा और पास ही लिखा था, स्वप्न में मिला चेहरा, अनजानी आत्मा से जुड़ा नामहीन संबंध। अब राजकुमार की सांसें जैसे थम गईं। ये मुझे कैसे जानती है? उसने मन में पूछा। इतने में एक कोमल लेकिन दृढ़ स्वर उसके कानों में पड़ा, वो चित्र मेरा है। आर्यमित्र ने पलटकर देखा। सामने वही चेहरा था जो वर्षों से उसकी नींदों में आता रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन मन जैसे किसी और आयाम में पहुंच गया था। आप ही, वो कुछ कह न सका। चंद्रप्रभा मुस्कुराई। आपके पास कुछ है जो मेरा है। उसने देखा, आर्यमित्र की हथेली में वो रेशमी रुमाल था जिसमें वो स्वर्ण बाल अब भी सुरक्षित थे। वातावरण स्थिर हो गया। सखियां पीछे हट गईं। अग्निवीर भी मौन खड़ा रहा। आर्यमित्र ने रुमाल खोला और वो बाल सामने रख दिए। ये बाल मेरे हैं, चंद्रप्रभा ने कहा, और शायद ये रास्ता भी। दोनों की आंखों में न कोई प्रश्न बचा था, न कोई संदेह। वे वर्षों से एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन आज पहली बार आमने सामने थे। जैसे आत्मा स्वयं को आईने में देख रही हो, बिना कोई स्पर्श, बिना कोई वचन। वो क्षण सब कुछ कह गया। उस दिन शाम को महाराज पृथ्वीराज को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार सामान्य यात्री बनकर उनकी बेटी की कला प्रदर्शनी में आया था। पहले तो उन्होंने क्रोध दिखाया, लेकिन जब चंद्रप्रभा ने सारी बात उन्हें शांति से समझाई तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने बेटी की आंखों में एक ऐसी स्पष्टता देखी जो उन्हें पहले कभी नहीं दिखी थी। पिताजी, मैं किसी राजसी गठबंधन की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि मेरी आत्मा ने किसी को पहचान लिया है। पृथ्वीराज मौन हो गए। इधर आर्यमित्र ने भी अपने पिता को पत्र लिखा, जिसमें उसने पहली बार किसी स्त्री के लिए अपने भाव लिखे थे। महाराज अचलराज, जो कि एक कट्टर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, वह भी पुत्र के पत्र को पढ़कर कुछ पल तक स्तब्ध रहे। क्या प्रेम ऐसा भी होता है? उन्होंने धीमे से कहा। महारानी वसुधा देवी ने पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे बचपन में ही कहा था कि जब तुम्हारा दिल किसी को पहचानेगा तो आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समय था कि दो आत्माएं
एक संयोग में मिले। राजमहल में उत्सव की तैयारी शुरू हुई। दो राज्यों के बीच यह विवाह कोई राजनैतिक संधि नहीं, आत्मिक मिलन बन चुका था। चंद्रप्रभा की सखियां उसके चारों ओर मंडराने लगी। ललिता ने कहा, क्या सपना सच में साकार हो सकता है? चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया, शायद जब वो सपना आत्मा से जुड़ा हो तो वह किसी दिन आकार ले ही लेता है। उधर आर्यमित्र अपनी माता के सामने बैठा था, उनके चरणों में सिर रखे हुए। मां, उसने कहा, मैंने उसे देखा नहीं था लेकिन पहचान लिया। विवाह का दिन आया। चंद्रप्रभा ने वही केश सज्जा की जिसमें एक नया स्वर्ण रेशमी गुच्छा बांधा गया, वह बाल जो नदी से होकर उसके प्रेम तक पहुंचे थे। आर्यमित्र ने सफेद वस्त्र धारण किए और उसके कंधे पर वही रुमाल था। जब वे एक दूसरे के सामने मंडप में आए तो सारा दरबार मौन हो गया, जैसे कोई कथा जो अधूरी थी आज पूरी हो रही थी। अग्निवीर और सखियां दोनों पक्षों से फूलों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन उस मधुर नजर में सारा संसार समा गया था। विवाह की रात जब चंद्रप्रभा और आर्यमित्र एकांत में बैठे तो उसने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना जब मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था? आर्यमित्र ने धीमे से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा में महसूस किया था, और आत्मा जब किसी को पहचान ले तो वो चेहरा बाद में दिखता है। चंद्रप्रभा की आंखों में नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराई। तुम मेरे बालों से शुरू हुए और अब मेरे मन में रच बस गए हो। बाहर आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था और नदी अब भी बह रही थी। विवाह के कुछ दिन बाद एक रात चंद्रप्रभा को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वो किसी दूसरे युग में एक पर्वतीय गुफा में बैठी है और सामने आर्यमित्र नहीं बल्कि एक ऋषि रूपी पुरुष बैठा है। वो कुछ मंत्रों का जाप कर रहा है और उसके पीछे एक पुराना सिंहासन दिखाई दे रहा है। चंद्रप्रभा ने जब आंखें खोली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह स्वप्न नहीं, कोई संकेत है, कोई पुराना संबंध, शायद पूर्व जन्म। सुबह होते ही उसने आर्यमित्र को वो स्वप्न सुनाया। आर्यमित्र कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, यह विचित्र है क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से एक पुराने किले का सपना देख रहा हूं जिसमें एक राजकुमारी मुझे किसी युद्ध से पहले विदा कर रही होती है और उस युद्ध में मैं लौट कर नहीं आता। दोनों की आंखों में हल्की सी घबराहट थी पर साथ ही एक गहरा आकर्षण। क्या ये पूर्व जन्म के संकेत थे? क्या वे पहले भी एक दूसरे से जुड़े थे? उस दिन उन्होंने महारानी वसुधा देवी से बात की। रानी मां ने चुपचाप एक पुरानी संदूक खोली। उसमें एक पांडुलिपि थी, एक पुराना ग्रंथ जिसमें उनके वंश की कथा लिखी थी। ये तुम्हारे दादा के समय का है, उन्होंने कहा। इसमें लिखा है कि एक समय था जब एक स्वर्ण बालों वाली कन्या और एक साधु युवराज का मिलन अधूरा रह गया था और उन्हें वचन मिला था कि वे अगले युग में पुनः मिलेंगे। यह सुनकर चंद्रप्रभा और आर्यमित्र दोनों स्तब्ध रह गए। उस पांडुलिपि में एक और रहस्य छिपा था, वह गुफा जिसका उल्लेख चंद्रप्रभा ने अपने स्वप्न में किया था, असल में एक स्थान पर आधारित थी। वह गुफा उनके राज्य की उत्तरी सीमा पर नाग पर्वत के नीचे स्थित थी। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाएंगे, यह जानने के लिए कि क्या वहां उन्हें अपने पूर्व जन्म के कोई चिन्ह मिलते हैं। महाराज पृथ्वीराज ने पहले मना किया, पर फिर उन्होंने अपनी बेटी की आंखों की दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। एक दल तैयार हुआ और वे यात्रा पर निकल पड़े। नाग पर्वत की यात्रा कठिन थी। घने जंगलों, तीव्र चट्टानों और गरजती हवाओं से भरे उस रास्ते में सिर्फ प्रेम ही उनकी ऊर्जा था। सेनापति अग्निवीर और सखियां भी साथ थीं, पर चंद्रप्रभा और आर्यमित्र जैसे किसी अदृश्य आकर्षण से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वे गुफा तक पहुंचे तो सब थम गया।
गुफा के द्वार पर वही चिन्ह बने थे जो चंद्रप्रभा के चित्रों में बार बार उभरते थे, त्रिशूल, चंद्र और स्वर्ण पंख। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया, जैसे कोई ऊर्जा उन्हें पहचान रही हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, एक राजकुमारी जिसके स्वर्ण बाल थे और एक योद्धा जो त्याग के मार्ग पर था। एक शिला पर संस्कृत में लिखा था, यदि आत्माएं बिछुड़ती हैं समय से तो पुनर्मिलन के लिए काल स्वयं मार्ग बनाता है। चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। वो धीरे से शिला के पास बैठ गई और उसने आंखें मूंद ली। अचानक वहां का वातावरण दिव्य हो उठा। चंद्रप्रभा ने जैसे ही ध्यान लगाया, उसे अपने पुराने जीवन की झलक मिली। वो एक राजकुमारी थी जिसका राज्य युद्ध में घिरा था। एक योद्धा साधु उसकी रक्षा करता था, पर एक दिन युद्ध में मारा गया। उसने अंतिम समय में वादा किया था, अगले युग में मैं लौटूंगा और इस बार तुम्हें अधूरी नहीं छोड़ूंगा। चंद्रप्रभा की आंखें खुली और वह कांप उठी। उसने धीरे से कहा, आर्यमित्र, तुम वही हो और मैं वही हूं। आर्यमित्र के रोंगटे खड़े हो गए। गुफा से बाहर निकलते ही आकाश में बादल गरजने लगे, जैसे सृष्टि ने उनकी पुष्टि की हो। अग्निवीर बोला, राजकुमार, यह स्थान कोई साधारण गुफा नहीं, ये पूर्व जन्मों की स्मृति है। राजकुमार ने चंद्रप्रभा की ओर देखा और पहली बार उसका हाथ थामकर बोला, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कोई युग, कोई युद्ध हमें अब अलग नहीं कर सकता। चंद्रप्रभा मुस्कुराई, हम पहले ही इतने युग सह चुके हैं, अब सिर्फ जीवन है और एक दूजे का साथ। महल लौटते समय उन्होंने रास्ते में कई छोटे गांवों में रुककर जनता से भेंट की। लोगों ने राजकुमारी और राजकुमार की यह यात्रा और गुफा में मिले चमत्कारों की कथा सुन रखी थी। अब वे दोनों सिर्फ शाही जोड़ा नहीं थे, बल्कि एक कथा बन चुके थे, दो आत्माओं की, जिन्होंने युगों के बंधन को पार किया। जहां भी वे जाते, लोग फूलों से उनका स्वागत करते और कहते, आपका प्रेम हमारी आस्था बना है। महल में लौटते ही महाराज पृथ्वीराज और महारानी वसुधा देवी ने स्वागत में भव्य उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में चंद्रप्रभा ने एक कविता सुनाई जो उसने गुफा में ध्यान के बाद लिखी थी। मैंने तुम्हें पहचाना जब तुम कोई नाम नहीं थे, मैंने तुम्हें छुआ जब हम देह में नहीं थे। अब जब युगों के बाद तुम लौटे हो, मैं तुम्हें फिर कभी खोने नहीं दूंगी। सारा दरबार सन्नाटे में सुन रहा था और फिर तालियों की गूंज उठी। उत्सव की रात जब सारे अतिथि अपने कक्षों में लौट गए, चंद्रप्रभा ने राजकुमार आर्यमित्र को एक उपहार दिया, एक चित्र जो उसने गुफा के अनुभव के आधार पर बनाया था। उसमें दोनों पिछले युग के वस्त्रों में थे, वह राजकुमारी और वह योद्धा। राजकुमार ने चित्र को देखा और उसे अपने कक्ष की सबसे प्रमुख दीवार पर टांग दिया। यह सिर्फ चित्र नहीं, उसने कहा, यह हमारी आत्मा का इतिहास है। इसके बाद कुछ महीनों तक वे दोनों प्रजा की सेवा में व्यस्त रहे। उन्होंने कई स्थानों पर अस्पताल, विद्यालय और स्त्रियों के लिए कार्यशालाएं खुलवाईं। चंद्रप्रभा ने चित्रकला सिखाना शुरू किया और आर्यमित्र ने सैनिकों को न केवल युद्ध बल्कि ध्यान और संयम का भी अभ्यास कराया। वे अब केवल राजा रानी नहीं, मार्गदर्शक बन चुके थे, एक ऐसे युग के जहां प्रेम और सेवा सर्वोपरि हो। एक दिन एक बूढ़ा संत महल आया। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे बालों की वह आभा जिसने एक आत्मा को तुम्हारे पास लाया, वह केवल सौंदर्य नहीं था, वह तुम्हारे भीतर के प्रेम की शक्ति थी। चंद्रप्रभा ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। संत ने जाते जाते कहा, याद रखना, जब आत्मा जागती है तो सृष्टि भी उसका मार्ग बनाती है। यह सुनकर आर्यमित्र ने कहा, हम अब नींद में नहीं हैं, हम जाग चुके हैं और एक दूसरे के साथ हैं। वर्षों बीते। चंद्रप्रभा और आर्यमित्र के प्रेम की कथा अब लोक गीतों में गाई जाने लगी। बच्चे उन्हें पूर्वजों की आत्मा के प्रेमी कहकर पुकारते, लेकिन उनके बीच प्रेम अब भी वैसा ही था, मौन, गहरा और हर दिन नया।
जब वे एक दूसरे को देखते तो जैसे कोई पुरानी प्रतिज्ञा हर बार ताजा हो जाती। न कोई दिखावा, न शब्दों की आवश्यकता, बस एक दृष्टि और पूरा युग बोल उठता। एक रात चंद्रप्रभा ने अपने चित्रों का आखिरी संग्रह बनाया। उसमें लिखा था, यदि प्रेम सत्य हो तो वह लौटता है। अगर आत्मा किसी को पहचानती है तो जन्मों का अंतर भी उसे रोक नहीं सकता, और अगर वो प्रेम जग चुका हो तो कोई गुफा, कोई स्वप्न उसे छिपा नहीं सकता। आर्यमित्र ने वो पंक्तियां पढ़ी और उसी क्षण चंद्रप्रभा का हाथ पकड़कर कहा, अब तुमसे हर जन्म में मिलूंगा, वादा है। चंद्रप्रभा और आर्यमित्र ने अब अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, कला और ध्यान को समर्पित कर दिया था। उनका महल अब एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था, जहां दूर दूर से लोग प्रेम, शांति और ध्यान की शिक्षा लेने आते। चंद्रप्रभा के बनाए चित्र और कविताएं आत्मा को स्पर्श करती और आर्यमित्र की वाणी लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ देती। यह प्रेम अब देह का नहीं, आत्मा का बन चुका था, स्थायी, निर्भर, अमर। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, चंद्रप्रभा ने अपने कक्ष से एक पवित्र राग बजाना शुरू किया। राग मल्हार। कहते हैं, यह राग जब प्रेम और सच्चे भाव से गाया जाता है तो आकाश स्वयं बरस पड़ता है। और सचमुच आकाश में बिना बादलों के हल्की बारिश शुरू हो गई। आर्यमित्र मुस्कुराया और बोला, सृष्टि अब भी तुम्हारे सुरों के सामने झुक जाती है। चंद्रप्रभा ने धीरे से कहा, नहीं, यह प्रेम की वर्षा है, हमारे युगों पुराने मिलन की आशीर्वाद। उसी रात चंद्रप्रभा ने एक दीपक जलाया और अपने चित्रों की सबसे बड़ी पेंटिंग पूरी की। उस पेंटिंग में दो आत्माएं थीं, एक स्वर्ण ज्योति में ढकी, दूसरी अग्नि के तेज में। दोनों एक दिव्य वृक्ष के नीचे मिलती, जहां चारों ओर समय की कोई सीमा नहीं थी। वह चित्र प्रेम का अमूर्त रूप था, ऐसा प्रेम जो देह और भाषा के पार हो। आर्यमित्र ने वह चित्र देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। यह, उसने कहा, हम नहीं हैं, यह वो ऊर्जा है जिसने हमें जन्मों से जोड़ा। अगले दिन महल के आंगन में एक दुर्लभ घटना घटी। एक सफेद मोर जो कई वर्षों से विलुप्त माना जाता था, आकर चंद्रप्रभा के सामने नृत्य करने लगा। दरबारियों ने इसे किसी दिव्य संकेत के रूप में देखा। ऋषि भृगुनाथ, जो वर्षों से हिमालय में तप कर रहे थे, उसी दिन महल पहुंचे। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, तुम्हारे प्रेम ने सृष्टि के संतुलन को एक बार फिर ठीक किया है। अब समय है कि तुम अगले चरण में प्रवेश करो। ऋषि भृगुनाथ ने बताया कि अब उन्हें सत्य गुफा की यात्रा करनी होगी, एक रहस्यमयी स्थान जहां आत्मा के पूर्व जन्मों का पूर्ण ज्ञान मिलता है। वह गुफा केवल उन्हीं को दिखती है जिनका प्रेम परम सत्य होता है। चंद्रप्रभा और आर्यमित्र ने तैयारी शुरू की। अग्निवीर, ललिता, मानवती और सौम्या ने विदा ली, पर स्वयं नहीं गए। उन्होंने कहा, यह यात्रा सिर्फ आत्मा की है, देह की नहीं। और एक सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ दोनों एक बार फिर निकल पड़े। सत्य गुफा की ओर यात्रा करते समय उन्हें बार बार ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ा जो उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाते थे। एक टूटा हुआ किला, एक सूखा कुआं, एक पत्थर की मूर्ति जिसकी आंखों में वही भाव थे जो चंद्रप्रभा के चित्रों में उभरते थे। हर स्थान पर वे कुछ समय रुकते, ध्यान करते और आगे बढ़ते। ऐसा लगता था मानो काल स्वयं उन्हें मार्ग दिखा रहा हो, और वह मार्ग अब किसी स्थान का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई का हो चला था। आखिरकार वे एक जलप्रपात के पीछे छिपी एक चट्टान तक पहुंचे। वहां उन्हें एक झिलमिलाता प्रकाश दिखाई दिया, जैसे स्वयं गुफा उन्हें आमंत्रित कर रही हो। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, चट्टान अपने आप दो भागों में खुल गई। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां कोई शब्द नहीं थे,
पर हर दीवार पर चित्र बने थे, वही चित्र जो चंद्रप्रभा जीवन भर बनाती रही थी, पर अब वे चित्र जीवित लग रहे थे। गुफा के अंत में एक स्वर्ण सिंहासन था, जिसके सामने एक कमल पुष्प पर एक लिपि जली हुई थी। जिन्होंने प्रेम में देह को त्यागा, वे आत्मा में अमर हो गए। अब वे काल के पार हैं। चंद्रप्रभा ने आर्य मित्र की ओर देखा और कहा, अब समय है। उन्होंने साथ साथ कमल पर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनका शरीर हल्का होने लगा। उनकी आंखें बंद हो गईं और एक उज्जवल रेखा गुफा में फैल गई, जैसे आत्माएं देह को छोड़कर उजास बन गई हों। गुफा के बाहर वर्षों तक लोगों ने उनकी प्रतीक्षा की, पर जब किसी को गुफा का द्वार दोबारा ना दिखाई दिया तो समझ लिया गया कि वे अब मानव योनि में नहीं रहे, परंतु उनका प्रेम, उनकी कथा और उनका चित्र सब जीवित रहे। चंद्रप्रभा के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी दुनिया भर में लगाई गई और आर्य मित्र के शब्द जो उन्होंने एक पुस्तक में लिखे थे, वह आत्मा का प्रेम नाम से प्रसिद्ध हुई। लोगों ने पढ़ा और उनकी आत्मा रो पड़ी। समय बीता, राजमहल अब एक शांति संस्थान बन गया। वहां आने वाले लोग चंद्रप्रभा और आर्य मित्र के कक्ष में जाकर ध्यान करते और कहते कि उन्होंने उन दोनों की ऊर्जा अब भी वहां महसूस की। मोर अब हर दिन आकर नृत्य करता और पुष्प हर सुबह स्वयं प्रस्फुटित होते। यह संकेत था कि वे यही हैं, केवल भौतिक रूप में नहीं, पर प्रत्येक श्वास में। एक दिन एक छोटी कन्या महल में आई। उसके हाथ में वही चित्र था जो चंद्रप्रभा ने आखिरी बार बनाया था। उसने कहा, मैंने ये सपना देखा है और उसमें यह चित्र था। महारानी वसुधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। शायद आत्माएं लौट आती हैं, किसी नई देह में, किसी नई यात्रा पर। कन्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उस गुफा तक जाना है जहां चित्र बोलते हैं। और सब ने समझ लिया कि कथा फिर से शुरू हो रही है। अब लोकगीतों में एक और अंतरा जुड़ गया था। स्वर्ण बालों की वह कन्या और अग्नि नेत्रों वाला युवक देह से परे गए, पर आत्मा से यहीं रहे। उनका मिलन ना केवल प्रेम था, बल्कि युगों के सत्य का संगम भी। चंद्रप्रभा और आर्य मित्र की कथा अब केवल कहानी नहीं रही, वो अब आस्था बन गई थी। नव विवाहित युगल उनके चित्र के समक्ष प्रण करते, बच्चे उनके चित्रों को देखकर प्रेरणा पाते और वृद्धजन उनके जीवन से संकल्प लेते कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आत्मा कभी खोती नहीं। उनकी कथा पर एक महाकाव्य लिखा गया, जिसे स्वर्ण प्रेम गाथा कहा गया। वो पुस्तक समय के साथ सभी भाषाओं में अनुवादित हुई और जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम, समर्पण और आत्मिक चेतना का स्रोत बन गई। किसी ने सच ही कहा, जो प्रेम आत्मा से जुड़ता है वो न तो काल से डरता है, न मृत्यु से। वो केवल जन्म लेता है बार बार। और जब भी चंद्रप्रभा के चित्रों में कोई स्वर्ण बालों वाली कन्या और अग्निवर्ण का युवक दिखता, तो कोई न कोई सहसा कह उठता, देखो चंद्रप्रभा और आर्यमित्र फिर से मिल गए। और यही थी उस प्रेम कथा की पराकाष्ठा। न कोई अंत, न कोई शुरुआत, केवल प्रेम की अनंत यात्रा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। ये समय, दूरी और मृत्यु से परे होता है। जब प्रेम निस्वार्थ, गहन और सत्य होता है तो वो अमर बन जाता है। चाहे युग बदलें, जन्म बदलें, आत्माएं फिर भी एक दूसरे को खोज ही लेती हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको राजकुमारी चंद्रप्रभा और राजकुमार आर्यमित्र की ये अनोखी, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली प्रेम कहानी पसंद आई हो, जहां प्रेम देह से नहीं आत्मा से जुड़ता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ दिल को छू गया। हर रोज ऐसी ही एक नई लोक कथा, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सपनों में खो जाइए, क्योंकि कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, बस
अगला अध्याय शुरू होता है।